देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और इसे बहुत पहले किस तरह से तशख़ीस किया जाता है, इन्हें डायग्नोस किया जाता है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर अब्दुल बासित अंसारी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ियात में वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूँगा कि एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि ब्रेन ट्यूमर्स क्या हैं? देखिए, ट्यूमर जो है ना, एक एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की। ये बॉडी में कहीं पे हो सकते हैं और अगर ब्रेन में हो तो उनको ब्रेन ट्यूमर कहेंगे। बॉडी के किसी पार्ट में हो सकते हैं। हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रेगुलेशन होती है, कंट्रोल होता है सेल की ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, और इसी ग्रोथ को अगर कोई कंट्रोलिंग बॉडी अब्यूज़ करे या कोई ऐसे हमारी बॉडी में रेगुलेटर्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, उनमें कोई मेलफंक्शन आ जाए तो फिर ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। और जो इसके जो कॉमन मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ये होती है कि ये हमारी बॉडी के सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही होती है और इसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं उन पे कंप्रेशन आते हैं, तो इसी वजह से सिम्टम्स भी होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इसकी कुछ अक़साम भी होती हैं? अच्छा, ख़ास तौर पे अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करें, वैसे जनरली हम ट्यूमर को ना बिनाइन यानी कि आम फहम में बग़ैर जड़ों वाला ट्यूमर और मलिग्नेंट यानी कि जड़ों वाला ट्यूमर, लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर है इसका मतलब ये नहीं कि वो हर दफ़ा ही जड़ें वाले हैं। उसका मतलब ये है कि उनका जो रिस्पॉन्स है या उनका आउटकम जो है ना बहुत अच्छा नहीं है। दे स्प्रेड रैपिडली और ओवरऑल जो है वो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं रहता। और ब्रेन जो ना वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे ना बाकी बॉडी से जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। हमारी बॉडी में होता है कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है बोन जो सबसे सेंटर में है और जो कनेक्टिव टिशू है वो यानी कि स्किन मसल्स उसके अराउंड है। ब्रेन में है क्योंकि जो काम का पार्ट है ब्रेन, उसके अराउंड एक प्रोटेक्शन अल्लाह ने दी है। तो अगर कोई चीज़ ब्रेन के अंदर ग्रो कर रही है तो फिर ना ब्रेन को कंप्रेस होने की जगह नहीं मिलती। जैसे कि बॉडी में कहीं कोई ट्यूमर होगा तो उसको स्प्रेड होने की जगह मिलती है, ब्रेन में बहुत कम जगह होती है क्योंकि इसके अराउंड स्केल है। तो इसी वजह से ब्रेन ट्यूमर का जो आउटकम है वो उसके साइज़ पे, लोकेशन पे और जो पर्सन है उसकी एज पे और बहुत से फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ओवरऑल ये समझा जाता है कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो बस आपकी लाइफ का एंड है। ऐसा नहीं है। कोई बीमारी हो, अगर जैसे कि एक बुज़ुर्ग आदमी को नज़ला ज़ुकाम या नमूनिया हो जाए और एक जवान आदमी को नमूनिया हो जाए तो उसके आउटकम में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर भी होता है कि आपकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, आप और किस तरह का ट्यूमर है, किस लोकेशन पे है। बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती है कि ट्यूमर निकालने के बाद कोई डेफिसिट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। जी। और कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं कि बहुत छोटे ट्यूमर भी हों लेकिन वो ऐसे पार्ट ऑफ द ब्रेन में होते हैं कि आप निकाल भी नहीं सकते, और वो निकालेंगे तो इस तरह की मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी का रिस्क है कि हम प्रेफर करते कि ना निकालें। तो ये बहुत वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है। इस पर यह नहीं कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो ये एंड ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं एक बात आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि मुझे याद है कि आज से काफ़ी साल पहले जब डॉक्टर बदरुद्दीन उज्जैन साहब, जो कि न्यूरोसर्जरी में बहुत बड़ा नाम है, तो उनका भी जब मैंने इंटरव्यू किया था तो वो अक्सर एक जुमला कहते थे कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिगिंग नहीं करते हम ड्यूरिंग ऑपरेट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पे अगर जड़ वाला ट्यूमर है तो आया क्या इसमें मज़ीद चीज़ों के यानी मफलूज हो जाने का डर होता है, या क्या ऐसी वजूहत होती हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब डिगिंग में नहीं जाता सर्जन? अच्छा देखिए, आम तौर पे जो एक पब्लिक का ओपिनियन होता है कि आप ट्यूमर मुकम्मल निकाल दें, और हम ये समझते हैं कि अगर हम ट्यूमर निकाल दें तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि हमारी बॉडी जो है बस बाकी आगा ऑर्गन जो है बाकी आज़ा
उसमें होता है कि हमारे पास स्पेस है, जैसे कि कोई एब्डोमिनल ट्यूमर है, अगर हम किसी आंत का हिस्सा बड़ा निकाल दें, एक वो भी इसकी लिमिट होती है लेकिन उसमें जगह है, बोन निकाल दें तो उसमें रिकन्स्ट्रक्शन होती है। ब्रेन ऐसा ऑर्गन है, और उसके अलावा मेरे ख्याल में एक आध ऑर्गन और है जो कि हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से कम ही कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना हम वो ट्यूमर रिमूव करेंगे उसके साथ एडजेसेंट जो नॉर्मल स्ट्रक्चर डैमेज होगा, तो फिर वो मरीज़ की लाइफ को अफेक्ट करेगा, उसके हाथ पैर में कमज़ोरी, वो डिपेंड करता है कि जिस जगह। लेकिन ये कि आप इसमें कि नॉर्मल टिशू तक जाने की कोशिश नहीं करते। बाकी कि जो ट्यूमर होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है वो, और फिर वो डिवाइड करते जाते हैं। तो जो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम इवन माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम सेल लेवल तक उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो कंप्लीट रिमूवल का मतलब जो है वो माइक्रोस्कोपिक रिमूवल, कि आंखों से जहाँ नज़र आ रहा है या माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सेल्स ख़त्म हो गए। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट कहते हैं, उसका रीज़न ही है कि उसका चंद सेल्स भी होंगे तो वो रैपिडली रिकवर कर जाएंगे। तो आपके उसके बाद जो होते हैं ना कुछ सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि सर्जरी के बाद आपको सर्जन एडवाइस करेगा कि या तो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, और भी बहुत से थेरेपीज हैं। तो कहने का मकसद है कि ब्रेन ऐसी जगह है कि आप इसमें कंप्लीट रिमूवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन हो। उसका मतलब है कि मरीज़ को कोई मज़ीद नुकसान ना हो। कभी कभार होता है कि मरीज़ आता है, उसको सिर्फ ऐसी कंप्लेन होती है जिस पर कि उसकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं होते, उसको हेडेक या सिम्टम्स होते हैं, कोई ऐसी वीकनेस नहीं है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी नया कोई डेफिसिट ना दें, और जिसको पहले से कोई वीकनेस है, कोई डेफिसिट है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बढ़ाए ना। क्योंकि आपने अगर मरीज़ का कंप्लीट ट्यूमर निकाल दिया, उसके बाद मरीज़ किसी काबिल ही नहीं बचा, तो फ़ायदा क्या। हम कोशिश करते हैं कि ट्यूमर छूट जाए लेकिन मरीज़ सही रहे, और उसके बाद फिर उसके ऑप्शंस होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि उसकी कारकर्दगी में फ़र्क ना आए, ये कहना जी जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर डायग्नोस के हवाले से बात की जाए, जो कि इस वक्त हमारे मौजू का हिस्सा भी है, तो आप क्या समझते हैं कि जितना जल्द अगर डायग्नोस हो जाए तो उतना मतलब किस हद तक फ़ायदेमंद है, और जितना देर से डायग्नोस होगा तो वो नुकसानदेह कितना है? देखिए, ये तो आम फहम है कि कोई भी बीमारी जल्द से जल्द डायग्नोस होगी तो उसका आउटकम बेहतर से बेहतर होगा। और ब्रेन ट्यूमर का भी यही सिलसिला है कि जितना जल्दी हम ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस बन जाएगा उतना ही अच्छा आउटकम होगा। जो प्रॉब्लम आती है कि ब्रेन ट्यूमर में ना सिम्टम्स जो होती हैं वो बहुत वेग होते हैं, जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो हेडेक होता है। अब हेडेक जो है वो ज़िंदगी, आम आदमी की ज़िंदगी की मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है, कि अगर आप काउंट करें कि सबसे कॉमन कंप्लेन के साथ मरीज़ डॉक्टर को दिखाया था, तो वो सबसे कॉमन जो होगा वो हेडेक होगा। तो इसी वजह से होता है कि हेडेक पे कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि MRI कराएं या कोई टेस्ट कराएं। आमतौर पे हेडेक जो होते हैं उसके कॉमन जो होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है, और आप टाइम देते हैं कि भाई होपफुली कोई सिम्टम आएगा। या फिर कोई ऐसा हेडेक हो, बहुत सीवियर हेडेक हो या बहुत लंबे टाइम से, आमतौर पे 1 साल से ज़्यादा किसी को अगर हेडेक हो रहा है, तो आप फिर सस्पेक्ट करें कि कोई ऐसी पैथोलॉजी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कि जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम कोई इसका रेलेवेंट टेस्ट करें ब्रेन से। फिर कुछ और कंप्लेन होती है, उसको हम एक जनरली कहते हैं कि ऐसे सिम्टम्स जिसकी वजह से हम ये कंसिडर करें कि ब्रेन पे कंप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे, सो साइंस ऑफ रेज ICP कहते हैं। तो उसमें एक तो ये कि ब्लरिंग ऑफ विजन, कि वैसे तो अगर कोई ब्रेन ट्यूमर कोई आपकी नज़र की नर्व्स को कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से अलग सिम्टम्स आएंगे, लेकिन एक जनरली होता है कि कोई अगर ट्यूमर इतना बड़ा है कि वो ब्रेन को कंप्रेस करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से हमें ब्लरिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक होता है या ब्रेन से रिलेटेड पैथोलॉजी का हेडेक होता है, वो ख़ास तौर पे रात में या अर्ली मॉर्निंग होता है, कि दर्द की वजह से आँख खुल जाती है। अक्सर लोगों को वॉमिटिंग होती है ऐसे टाइम पे, और वॉमिटिंग के बाद ये एक ऐसा होता है कि उनको हेडेक बेहतर हो जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे होता है कि इनको अगर डिपेंड करता है कि किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को जैसे कि अगर आपको ब्रेन के पोस्टीरियर फोसा यानी कि पिछले हिस्से पे ट्यूमर है, तो उसमें लोअर क्रेनियल नर्व्स के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सुनने का, चेहरे में कमज़ोरी, सूंघने का मसला, निगलने का मसला, आवाज़ में तब्दीली, चेहरे में कोई टेढ़ापन या चेहरे में सुनपन। ठीक है। बाकी जो हम बोलें कि ब्रेन के जो मेन लोबार एरिया है, ब्रेन का जो मेन सेरिब्रम है, फिर उसमें कोई ट्यूमर होगा तो फिर उसके कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन को अगर वो कंप्रेस कर रहा है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं।
ख़ास तौर पे ये कि जो हमारे हाथ पैर में कमज़ोरी होती है उसको, इस एरिया को कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स। तो जिस साइड ऑफ द ब्रेन को हमें वो कंप्रेस कर रहे हैं, उसके दूसरे साइड यानी कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन को वो कंप्रेस कर रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी में वीकनेस आना शुरू होगी, नमनेस आना शुरू होगी। कुछ लोगों को क्या नाम है, बोलने का मसला होता है, सुनने का, समझने का मसला होता है कि वो बोल तो सकता है, समझ नहीं पा रहा आपकी बात। और भी बहुत सारे ब्रेन के फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है कि बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। आपके मरीज़ जो था अटेंडेंट साथ लेकर आते हैं, मरीज़ कहता है मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, उसको कोई कंप्लेन नहीं होती, कभी कभार हेडेक तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहा है। वो घर से निकल जाता है, उसको घर का रास्ता नहीं पता होता, उसको दाएँ बाएँ का नहीं पता होता, जी जी। कपड़ों का, पहनने का, ये सब चीज़ों का सलीका ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को और रेयर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उनकी नज़र चली जाती है लेकिन उनको पता नहीं होता, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मुझे सही नज़र आ रहा है, कभी इधर टकरा रहे, कभी उधर टकरा रहे। कुछ लोगों को होता है कि हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। खैर ये जो है ना बहुत रेयर सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन, कोई हाथ या पैर में कमज़ोरी, कुछ बोलने में मसला, कोई चेहरे में सुनपन, जो मैंने आपको बताया। जी जी। तो ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाए या प्रोलॉन्ग हेडेक हो वॉमिटिंग के साथ, तो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ऐसी पैथोलॉजी के ब्रेन के अंदर है, क्योंकि हेडेक जो होता है बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट टेस्ट है, अगर मरीज़ फिज़िकली हेल्दी है तो MRI। कभी कभार पेशेंट आता है जो कि क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं उसको, और वो लेट प्रेजेंट करता है, तो फिर एमरजेंसी में CTP करा सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट है कि MRI कराया जाए। ठीक। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल बासित अंसारी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछना चाहूँगा, अगर ट्यूमर्स के हवाले से बात की जाए तो क्या बच्चों में भी ये ट्यूमर्स पाए जाते हैं? अच्छा, ये बात बहुत आपने अच्छा सवाल किया। जो ट्यूमर्स हैं ना, वो अडल्ट के ट्यूमर्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, बच्चों के ट्यूमर्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और ऐसा भी है कि बच्चों में भी ट्यूमर्स होते हैं। आमतौर पे हम ये होप करते हैं कि बच्चों में बीमारियां ना हों, बच्चे बिल्कुल सेहतयाब हों, लेकिन बहुत सारे ट्यूमर्स जो होते हैं वो ख़ास तौर पे बच्चों में ही कॉमन हैं। और उनमें बिनाइन ट्यूमर भी हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हैं, और कुछ ट्यूमर का ऐसा भी है कि अगर हो गया तो बस आउटकम कुछ नहीं होता, 6 मंथ सर्वाइवल, 1 ईयर सर्वाइवल, ऐसा भी होता है। तो बच्चों में ट्यूमर भी होते हैं और उसका भी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यही है। अच्छा, बच्चों में थोड़े साइन एंड सिम्टम्स ये होता है कि बच्चा कंप्लेन नहीं कर पाता, उसको हेडेक हो रहा है। और बच्चों में एक यूनिक चीज़ जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है कि जब बच्चा ग्रो कर होता है, ख़ासतौर पे छोटे बच्चे, 1 से 2 साल के बच्चे और उससे छोटे, कि उनकी ना स्कल बोन्स जो है ना वो फ्यूज़ नहीं हुई, एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं होती, क्योंकि ब्रेन को ग्रो करने के लिए नेचर ने जगह दी हुई है। तो बच्चों में साइन एंड सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं कि ना उनका हेड का साइज़ बढ़ रहा होता है। एक बीमारी कहलाती है हाइड्रोसेफलस, वो भी हो सकता है और वो उसकी वजह से भी हेड का साइज़ बढ़ रहा होता है। उसके अलावा बच्चों को बाकी चीज़ें होती है कि वॉमिटिंग, लेकिन इस एज में वॉमिटिंग होना कोई ऐसी कंप्लेन नहीं होती, बच्चा दूध पी कर वॉमिट कर सकता है। तो बच्चों में थोड़ा सा ये कि डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोज करना ब्रेन ट्यूमर। तो वैसे तो बाहर मुल्कों में उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी होती है, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। जी जी। लेकिन ये कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेरे में ऐसा कोई ख़ास पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है। पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन हाँ, न्यूरो सर्जन अलग नहीं है, लेकिन एक हमारी एक्सपर्टीज़ है उसमें, हर हॉस्पिटल में हर तरह के लोग हैं। और एक बच्चों का ट्यूमर ऑपरेशन यहाँ पे कराची में हर जगह हो रहा है, अच्छा आउटकम है उसमें भी। नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब के स्पेसिफिक स्पेशलिटी जो है उसकी तो फिर बात ही अलग है। ये तो है क्योंकि सब स्पेशलिटीज़ भी अब तो खैर अवेलेबल हैं इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि क्या ट्यूमर को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के ज़रिए भी ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब जो होता है वो नॉन सर्जिकल या नॉन इंटरवेंशन। जी जी, ठीक है। उसमें देखें कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि उसमें हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत ही रेयर कंडीशन है। उनकी फ्रीक्वेंसी ऑल तो ज़्यादा होगी, लेकिन कि रेयर इंस्टेंसेस में हमें ट्यूमर ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमें ये पता कैसे चले कि वो ट्यूमर मौजूद है कि नहीं है, तो एटलीस्ट हर ट्यूमर की बायोप्सी होना ज़रूरी है। और अब
तरक्की ऐसी हो गई है कि बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव बायोप्सीज होती है कि आप छोटा सा एक होल करें, बायोप्सी लें और चाहे तो मरीज़ सेम डे या नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं और बायोप्सी का रिजल्ट आ जाए तो उस पर डायग्नोसिस हो जाएगा कि ये इस तरह का ट्यूमर है कि इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है और इसको सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या ऑल्टरनेट्स जो अवेलेबल हैं उससे ट्रीट किया जा सकता है। तो ब्रेन में जो होता है ना, ब्रेन के इटसेल्फ ट्यूमर जो कि हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उसके अलावा हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं यानी कि मेट्स। और ब्रेन की एक अच्छी या बुरी बात कहें कि क्योंकि ब्रेन जो है प्रोटेक्टिव एरिया है जिसमें कि नेचर ने बहुत ज़्यादा, एक तो बोन है, उसके अलावा बहुत मल्टीपल लेयर्स में ब्रेन होता है, इसको मेनिंजेस कहते हैं, और मल्टीपल बैरियर्स हैं, हर चीज़ ब्रेन में एंटर नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से होता है कि जो ट्यूमर बॉडी से मेटास्टेसाइज करके ब्रेन में चले जाते हैं वो एक सेफ़ हेवन होते हैं ब्रेन में और वो रैपिडली ग्रो करते हैं और फिर उनके सिम्टम्स। तो बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनका मेन फोकस बॉडी में कहीं और होता है और वो ब्रेन में होते हैं। तो उसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर ब्रेन ट्यूमर सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा और हमें पता चल जाए कि कहीं और ट्यूमर है तो उसका इलाज मुख्तलिफ है। जो ब्रेन का अपना प्राइमरी ट्यूमर है उसका थोड़ा सा इलाज मुख्तलिफ है। और बच्चों में जैसे मैंने बताया कि बच्चों की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं वो थोड़े से मुड़े, क्योंकि बच्चों में ये होता है कि आपके ब्रेन का साइज़ जो होता है, स्कल का साइज़ जो होता है वो ग्रो करने की उसकी जगह होती है। तो उसमें फिर आपको ये होता है कि आपको स्कल का साइज़, बच्चे के सिम्टम्स, एज और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी, तो उस पर भी डिसाइड करना होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर मोड ऑफ सर्जरी के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मली जैसा कि आपको मालूम है कि अब तो बहुत ज़्यादा आम हो गई है हर फील्ड में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जिसे की होल सर्जरी भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ट्यूमर्स के लिए भी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है या उसमें हमें ओपन करना ही पड़ता है? इस पर देखिए डिपेंड करता है मल्टीपल सिचुएशन में। एक तो ये कि ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन कहाँ पे है। बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि हमें वाइड एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हमें उनकी सेफ्टी को मेंटेन रखना ज़रूरी है। और जो आपने कहा ना कि ये जो रीसेंट एडवांसमेंट है उसमें ये कि जो हम सर्जरी का जो साइज़ है उसको छोटा करने के साथ साथ हम ऐसे पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं, ऐसी चीज़ें मैंने मेजर कर रहे होते हैं कि हम मरीज़ को कोई नया नुकसान नहीं दें। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि हमारे, जैसे मैंने बताया, पोस्टीरियर फोसाइक एरिया, ब्रेन का पिछला हिस्सा, उसमें एक कॉमन ट्यूमर्स होते हैं और हम उस पर नर्व मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम डिफरेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टेट्स होती है कि हम अगर किसी नर्व को इरिटेट कर रहे हैं या कट करने वाले हैं तो हमें सिग्नल दे देगा। अच्छा, एक और टेक्निक होती है अवेक क्रेनियोटमी, कि हम ऐसे पार्ट ऑफ द ब्रेन में हैं जिसमें कि मरीज़ को कोई हाथ या पैर के करीब डेफिसिट हो सकता है। ख़ास तौर पे ऐसा आदमी जिसका ज़िंदगी का जो पेशा है वो ख़ास तौर पे एसोसिएटेड है हाथ या पैर से, जैसे स्पोर्ट्स मैन हो गए हैं, इस तरह के लोग। तो उसमें हम होते हैं कि अवेक क्रेनियोटमी करते हैं और उस दौरान मरीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं और मरीज़ से कहते हैं कि अपना हाथ, या फिर कभी कभार जो होता है स्पीच एरिया इन्वॉल्व है, कोई सिंगर है, उसकी ज़िंदगी डिपेंडेंट है उस सिंगिंग में, तो हम उससे बात करते रहेंगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी। लेकिन एक अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है कि सर्जन की एक्सपर्टीज़ और दूसरा ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये ब्रेन सर्जरी जो है ना वो एक काफ़ी एक्सपेंसिव है और हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती, हर जगह अवेलेबल नहीं होती। और सर्जरी के बाद जो असल ख़र्चा होता है वो रिहेबिलिटेशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ अफसोस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ना गवर्नमेंट सेक्टर पे और ना प्राइवेट सेक्टर पे रिहेबिलिटेशन को हमने फोकस ही नहीं बनाया। तो प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट ऑपरेट करा के एक रिकवरी स्टेट में आता है लेकिन वो नॉर्मल लाइफ का में एंट्री नहीं कर पाता, बहुत उसको मुश्किल होती है। और उसकी कंप्लेन जो होती है वो आम आदमी नहीं समझ सकता कि जो स्ट्रेस से गुजरा है, जो सर्जरी का स्ट्रेस, आईसीयू का स्ट्रेस, अकेले रहने का स्ट्रेस, तो उसको फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर जो डेफिसिट होता है, हम समझ रहे हैं कि हम आपको तो सिर्फ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करनी है, लेकिन जो उसके ऊपर गुजर रही होती है बिल्कुल वो आम आदमी नहीं समझता। तो हमने इस पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि रिहेबिलिटेशन जो आप काम करते हैं, जी जी, ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसको हमने तो खैर हेल्थ को फोकस नहीं बनाया, लेकिन अगर फोकस बनाया भी, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया तो रिहेबिलिटेशन को नहीं किया, तो एक पार्ट ऑफ द जो हमारे पेशेंट हैं वो कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाते। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त चूँकि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं,
तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे सवाल जो आपकी निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं वो भी किए जाएँ। डॉक्टर साहब, इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? जब मैं इस फील्ड में था, MBBS कर रहा था, तो मेरा ख़ुद इंटर में ना एक एक्सीडेंट हुआ, मेरा हेड इंजरी हुई, CT स्कैन कराया, मेरा नॉर्मल था। तो एक तो ये कि मुझे उस वक्त थोड़ा सा हुआ कि CT स्कैन क्या होता है। फिर मैंने हम लोग को ना सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में न्यूरो एनाटमी पढ़ाई जाती है। आम तौर पे लोगों को न्यूरो एनाटमी मुश्किल लगती है, लेकिन देखिए मुझे बहुत फैसिनेट की गई। और बाकी बॉडी में ऐसा करें तो वैसे तो हम पढ़ते हैं ना कि एक चीज़ है, फिर दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, लेकिन मेडिसिन में इतना अच्छा पैटर्न या इतना अच्छा को रिलेशन नहीं मिलता या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता कि भाई ये क्यों हो रहा है। बहुत सारी हम रीज़न दे सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है और हमारी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो इतना लॉजिकल है और इतना कॉम्प्लेक्स लेकिन इतना फाइन और आर्टिस्टिक है कि हम एक मरीज़ से चल के बता सकता है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि मेरे पेट में दर्द है तो आपको बहुत टेस्ट कराने पड़ेंगे डायग्नोस करने के लिए कि उसको मसला क्या है। तो ये कि जो समझ सकता है ब्रेन के एनाटमी को या न्यूरोलॉजिकल हमारी एनाटमी है, स्ट्रक्चर है, जी जी, तो उसके लिए तो ये बहुत फैसिनेटिंग है। और अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें तो ये अमेजिंग है जिस तरह से ये हमारा ब्रेन और स्पाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इतना कॉम्प्लेक्स शायद हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो अभी तक नहीं है, और ना उनके लिए उस लेवल की अचीवमेंट आई है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो अभी अचीव नहीं हुई। और जितनी कम एनर्जी में ये ब्रेन काम कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये एक नेचर का अभी तक मिरेकल है जो कि इंसान अचीव नहीं कर पाया। ठीक। और बाकी ये कि मैंने अपनी फील्ड में देखा कि थोड़ा सा ना सर्जन जो होता है ना, वो वैसे तो उसको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन एक थोड़ा सा इम्पेशेंट नेचर होती है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि मरीज़ को बेहतर हो। बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल है, आमतौर पर शायद लोग उसको पसंद ना करें, लेकिन देखिए जो मेडिकल होते हैं ना, जैसे मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड होते हैं, उसमें होता है कि आप इंटरवेंशन नहीं करते, आप मेडिकल एडवाइस देते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि सिम्टम्स बेहतर हों। कभी कभार यूजुअली मरीज़ बेहतर हो जाते हैं, कभी कभार नहीं बेहतर, तो फिर आप उसको अपनी ट्रीटमेंट प्लान को चेंज करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं। तो मुझे ये तरीका, मुझे लगता है कि जो भी कर सकता हूँ मैं जल्द से जल्द करूँ, और मेरी फील्ड के लिए बेहतरीन है कि आप जो भी करें जल्द से जल्द करें। आप फैमिली से, उनके पेशेंट से डिस्कस ज़रूर करें, और ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मेरा जो रिलेशनशिप हो मरीज़ से वो इतना क्लोज़ हो कि वो अपने ऊपर मुझे ऑपरेट करने दे, और इंशाल्लाह जब वो बेहतर होता है तो फिर उसकी आंखों से जो रिस्पांस होता है, चाहे वो कुछ बोले ना, लेकिन आंखों से पता चल जाता है कि वो आपका शुक्रियामंद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन हर फील्ड के लिए उसके असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपके कोई ऐसे टीचर के जिनका आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? देखिए वैसे तो मेरे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को इस तरह मॉडिफाई किया कि मैं आज न्यूरो सर्जन हूँ। मैं अपनी स्कूल लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट था, मतलब कोई हाई अचीवर नहीं था। आमतौर पे लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे टॉपर हैं बचपन से, मैं कोई ऐसा था नहीं। तो ख़ास तौर मुझे अपने मैट्रिक के जो मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। उन्होंने आमतौर पे ना, मुझे मेडिकल लोगों को मैथ्स नहीं आती, उनको मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन देखिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इवन आज भी मैथ्स। लेकिन वो ज़रा बात है, कॉम्प्लेक्स मैथ्स मैंने नहीं पढ़ी इंटर से, तो मुझे वो आती नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स और स्टैट्स में। तो वो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि वो उन्होंने मेरा इंटरेस्ट मेंटेन रखा। और बहुत सारी चीज़ों में मुझे, रिसर्चेस में मुझे बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ में, जो कि आम डॉक्टर नहीं कर पाते। दूसरा, इंटर में मुझे, और आपको ये भी अजीब लगेगा, मुझे फ़िज़िक्स से भी बहुत इंटरेस्ट है। इवन मेरा जो, अगर मेडिसिन में मैं नहीं फोकस कर रहा तो मैं एस्ट्रोफिज़िक्स पे बहुत मेरा है, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ और उसको ही फोकस करता हूँ आम टाइम पे। तो मुझे अपने इंटर के फ़िज़िक्स के टीचर बहुत अच्छे लगे। बाकी मेडिसिन की कैरियर में तो ज़ाहिर बात है सारे उस्ताद अच्छे हैं। ख़ास तौर पे मेरे जो न्यूरो सर्जरी के सुपरवाइज़र्स हैं, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर अतीक, और लियाकत में मेरे डॉक्टर सलमान शरीफ। लेकिन ये कि जनरल सर्जरी के मेरे सुपरवाइज़र्स हैं डॉक्टर बुशरा शिराजी, SIUT में होती हैं। तो ये सारे ही टीचर मेरे, उनके ही रहम करम पे आज मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि गलतियाँ तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी हुई हैं कि मैं नहीं डॉक्टर बनता, लेकिन ये कि उन्होंने हाथ पकड़ के आज यहाँ पहुँचा दिया मुझे, माशाल्लाह। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज एक आखिरी पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को, एक ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें।
देखिए अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर्स ने ना अपने ट्रस्ट को बेचा है, तो मुझे इस बात का अफसोस है कि आवाम हम पे अब ट्रस्ट नहीं करती और डॉक्टर्स को हम समझते हैं कि ये हम बिज़नेस करते हैं। तो इवन आज भी, और ज़रा बात है फ्रिक्वेंटली मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि वाकई आपकी परेशानी को समझते हैं, तो आप ऐसे लोगों से अपना इलाज करें और ऐसे लोगों के पास जाएं। अनफॉर्चुनेटली कि हमने अपना ट्रस्ट बेचा है और उसकी वजह से हम वेल ऑफ तो हो गए हैं, लेकिन ये कि एक जो पेशेंट और अब डॉक्टर का रिलेशनशिप है ना, वो अब वो नहीं नज़र आता जो आज से सालों पहले नज़र आता था। तो इसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। ठीक, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। एक बार आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। ममनून कि आपने वक्त दिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अब्दुल बासित अंसारी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का असर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।